जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विज्ञान दी डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हाल ही में हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन संपन्न हुआ है और बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी होंगी हमारे देश की अगली प्रेसिडेंट। दोस्तों, इलेक्शन तो संपन्न हो गया, लेकिन ये इलेक्शन किस तरह से होता है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं एक छोटी सी कहानी। मेरे साथ मेरा नाम है प्रियम मिश्रा और आइए समझते हैं कैसे होता है हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन। दोस्तों, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में इस बारे में बात करी गई है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रेसिडेंट होगा हमारे देश का। ये बताया गया है आर्टिकल 52 में। अच्छा, ये प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा इलेक्शन के माध्यम से। प्रेसिडेंट जो होगा हमारे देश का वो इलेक्शन के माध्यम से सिलेक्ट किया जाएगा। और आर्टिकल 55 में बताया गया है इलेक्शन का मैनर क्या होगा। इस सब के चलते बनाया गया एक एक्ट जो था 1952 में, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। दोस्तों, जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का वो इस एक्ट के तहत ही होता है। और ये हो गई कुछ जानकारियाँ। इसी के साथ कुछ जानकारियाँ और समझ लेते हैं। हमारा प्रेसिडेंट तो सिलेक्ट होकर के आ गया। अब सिलेक्शन के बाद क्या होगा? सिलेक्शन के बाद उनकी ओथ होती है, ओथ सेरेमनी होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, और अगले 5 साल के लिए वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे विराजमान हो जाते हैं। अगर चाहे तो पहले भी, अगर कुछ और रीजंस, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने जिनकी वजह से उनको पहले छोड़ना पड़े तो पहले भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। अच्छा, अगर छोड़ने की बात करी तो सर रेजिग्नेशन भी किसी को देते होंगे? हाँ, बिल्कुल देते हैं। रेजिग्नेशन देते हैं हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जैसे ही अपना रेजिग्नेशन देंगे उस समय वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर्स होंगी सारी प्रेसिडेंट वाली, यानी कि प्रेसिडेंट की एब्सेंस में प्रेसिडेंट की सारी पावर्स होती हैं वाइस प्रेसिडेंट के पास, यानी कि इलेक्शन रेजिग्नेशन देते ही वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करने लगेंगे प्रेसिडेंट की तरह, इसलिए उनको रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो ये तो हो गया रेजिग्नेशन किसको देंगे। अच्छा, हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, ओथ हुई, टर्म पूरा हो गया, रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद क्या वो रीइलेक्ट होकर आ सकते हैं? दोस्तों, हमारे देश में इस बात पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी कैंडिडेट कितनी बार भी री इलेक्ट होकर के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और बशर्ते सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हों। अगर कोई डिस्प्यूट पाया जाता है, कोई चीज़ फुलफिल नहीं हो रही, इलेक्शन में हो गया या इलेक्शन को लेकर कोई भी डिस्प्यूट हुआ, तो उसको सॉल्व करती है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, हमारे प्रेसिडेंट को सम्मान देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, और वो है कि हमारे प्रेसिडेंट को कभी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कभी अरेस्ट नहीं किया जा सकता मतलब एक बार प्रेसिडेंट बन गए जिंदगी भर के लिए आराम? नहीं दोस्तों, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब तक वो प्रेसिडेंट के पद पर विराजमान है। जब वो पद से हटेंगे, उन्होंने कुछ गलत काम किया है, तो वो पद से हटने के बाद उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर पद पे रहते हुए कुछ गलत कर रहे हैं जो देश के लिए सही नहीं है, तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है, तो फिर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के थ्रू उनको अलग कर दिया था। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया समझेंगे कभी किसी और दिन बहुत विस्तार से। चलिए, ये तो हो गई कुछ तथ्यात्मक जानकारियां। अब आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे। अगर कोई भी इंसान चाहत रखता है प्रेसिडेंट बनने की, तो उसको कुछ चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेंगी। क्या फुलफिल करना पड़ेगा? पहली बात तो उनको देश का सिटीजन होना चाहिए। ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड द एज शुड बी 35 ईयर्स। मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी पोस्ट ना होल्ड कर रहे हो। ये तो हो गई 3 चीजें। इसके साथ में लोकसभा के कैंडिडेट बनने के लिए, लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी भी फुलफिल होनी चाहिए। इन 3 रिक्वायरमेंट्स के साथ में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स लोकसभा के लिए होती हैं वो सारी यहाँ पे भी ज़रूरी हैं। ये हो गई एलिजिबिलिटी। इसके बाद क्या करना होगा सर? चलिए, एलिजिबिलिटी हम फुलफिल कर रहे हैं, तो उसके बाद हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, क्या करें? आपको 15,000 की सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ेगी। 15,000 की सिक्योरिटी सबमिट करने के साथ में 50 ऐसे लोग होने चाहिए जो इस बात से सहमत हो, जो इस बात को रिटर्न में देने को तैयार हो कि हम सब लोग इन कैंडिडेट का समर्थन कर रहे हैं, इनको प्रेसिडेंट बना दीजिए, इनको प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होने के लिए कैंडिडेट बना दीजिए। तो ये 50 लोगों का एक समर्थन चाहिए। साथ में 50 और लोग होने चाहिए जो इन 50 लोगों की बात से सहमत हों कि हमारे इन कैंडिडेट्स को प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट को टोटल चाहिए होते हैं 100 सपोर्टर्स। अच्छा सर, ये बात है। हाँ दोस्तों, ये बात है। और साथ में ये कौन लोग होंगे ये भी डिपेंड करता है। हम और आप लोग नहीं हो सकते हैं वो होंगे वोटर्स। सर वोटर्स, हाँ सर, ये बात आपने अच्छी बताई। वोटर्स होंगे। ये वोटर्स कौन होते हैं? हम लोगों ने कभी देखा नहीं कौन वोटिंग कर रहा है, हम तो कभी पार्टिसिपेट किया नहीं, तो फिर सिलेक्ट कौन कर रहा है? दोस्तों, वोटर्स कौन होते हैं ये जानने के लिए हमें चलना होगा अगली स्लाइड पे। और अगली स्लाइड की पहली लाइन में ही लिखा है कौन होते हैं वोटर्स। हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन लोग वोटिंग करते हैं?
वो यहाँ पर लिखा हुआ है एमपीज और एमएलएस। हमारे देश के जितने भी यूनियन टेरिटरीज और जितने भी स्टेट्स के एमपीज और एमएलएस हैं जितने भी, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में हमारे देश में जितने भी एमपीज हैं वो सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक छोटी सी बात और है, छोटी कह लिए बड़ी कह लिए जो कह लिए, लेकिन एक बात और है, वो ये है कि सारे इलेक्टेड होने चाहिए। दोस्तों एमपीज और एमपीज वगैरह जो हैं ये सब लोग कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। इलेक्टेड वो होते हैं जो जनता की आवाज होते हैं, नॉमिनेटेड वो होते हैं जिनको किसी फील्ड में अच्छे काम करने की वजह से नॉमिनेट कर दिया गया हो। दोस्तों प्रेसिडेंट का इलेक्शन जनता की आवाज से ही होना चाहिए, इस वजह से सिर्फ इलेक्टेड लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज ही इस वोटिंग प्रेसिडेंट के लिए वोटर्स हो सकते हैं। चलिए सर, ये बात तो समझ में आ गई, फिर अब वोटिंग होती कैसे है इस बात पे आ जाते हैं। हाँ दोस्तों बिल्कुल आते हैं। वोटिंग कैसे होती है? वोटिंग इन 3 टूल्स के माध्यम से होती है। आइए समझते हैं इन तीनों टूल्स को। सबसे पहले सीक्रेट बैलेट, हम सब ने नाम बहुत सुना है और सभी लोग लगभग जानते भी होंगे सीक्रेट बैलेट क्या होता है। एक इस तरह का बॉक्स होता है और एक इस तरह का पेपर होता है। इस पेपर पे सभी कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं उनके चुनाव चिन्ह के साथ में। हम जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके सामने एक स्पेशल तरह की सील लगाते हैं और इस पेपर को इस बॉक्स में डाल देते हैं। दोस्तों ये जो पेपर था, इस पेपर को कहते हैं बैलेट पेपर। ये पेपर होता है बैलेट पेपर और ये होता है हमारा बैलेट बॉक्स, और इस प्रक्रिया को कहते हैं सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शन कराना। दिस इज नोन एज इलेक्शन थ्रू सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आगे है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ सर, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, एक बार इसको विस्तार से समझा दीजिए। बिल्कुल समझाते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये 3 क्षेत्र हैं हमारे देश के, कोई भी क्षेत्र समझ लीजिए, या तो कोई स्टेट होगा या तो कोई यूनियन टेरिटरी होगी जिसमें एमएलएज हों। तो ये 3 क्षेत्र हो गए। इन 3 क्षेत्रों में यहाँ इस क्षेत्र की पॉपुलेशन थी 1 लाख। 1 लाख हो गई यहाँ की पॉपुलेशन। 10 लाख लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ 1 लाख पॉपुलेशन हो गई इस क्षेत्र की। दोस्तों अगर इस क्षेत्र की पॉपुलेशन 1 लाख है और इस क्षेत्र में टोटल एमपीज हैं 20, मान लिया, एज्यूम कर लिया, इस क्षेत्र की टोटल पॉपुलेशन है 1 लाख और इस क्षेत्र में टोटल एमपीज हैं 20। क्षेत्र से मेरा मतलब कोई सिटी नहीं है, क्षेत्र से मेरा मतलब है कोई स्टेट हो सकता है या कोई यूनियन टेरिटरी हो सकता है जहाँ पे एमएलएज हों। 1 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20 एमपी एमएलएज। 1 लाख की पॉपुलेशन 20 एमएलएज। अच्छा, तो एक एमएलए कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एक एमएलए रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाई 20। दोस्तों यहाँ पर तो पॉपुलेशन सिर्फ 1 लाख थी, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, इतने इतने बड़े बड़े हमारे पास स्टेट्स हैं, इन सभी स्टेट्स में पॉपुलेशन तो करोड़ में होती है। अगर सिंपल सा ये लगाएंगे तो हमारे पास जो पॉपुलेशन का जो रेशियो आएगा, जो 1 की वैल्यू आएगी, यानी कि एक एमएलए कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वैल्यू आएगी काफ़ी बड़े नंबर्स होंगे। इन बड़े नंबर्स को डील करने के लिए, नंबर्स को थोड़ा छोटा बनाने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, जिससे कि नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े ना आ जाए हमारे पास। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा, हमको रिजल्ट मिल रहा है 5। और दोस्तों ये जो 5 है, ये इस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जितने भी एमएलएज हैं, इस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जितने भी एमएलएज हैं, उन सभी 20 एमएलएज की वोटिंग वैल्यू हो जाएगी। ये 5 हो गई वोटिंग वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम हर क्षेत्र की वोटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह से यहाँ की वोटिंग वैल्यू निकलेगी, यहाँ की वोटिंग वैल्यू निकलेगी, यहाँ की वोटिंग वैल्यू निकलेगी, हर क्षेत्र की वैल्यू निकल आएगी। और इस बात से एक चीज़ तो साफ जाहिर हो रही है, एक चीज़ ये साफ जाहिर हो रही है कि हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के जो एमएलएज हैं उनकी वोटिंग वैल्यू अलग अलग होगी। सर वोटिंग वैल्यू एक बार और ज़रा समझा दीजिए विस्तार से क्या है? दोस्तों हम जनरली कभी इलेक्शन में वोट करने जाते हैं तो हम एक वोट डालते हैं, उसको एज अ सिंगल वोट ही काउंट किया जाता है। ये हमने जनरली अपने जो हम लोगों ने जिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है उसमें देखा है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये 20 एमपीज 20 एमएलएस इतनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग इतनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारे इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक एमपी, एक एमएलए हमारे इतने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा करके। हमने 1000 से डिवाइड कर दिया था नंबर को छोटा करने के लिए। इस तरह से हमने निकाला वोटिंग वैल्यू। ठीक है सर, वोटिंग वैल्यू समझ गए अब। अलग अलग एमपीज की, अलग अलग एमएलएस की, सॉरी बार बार एमपी निकल रहा है मुझसे, अलग अलग एमएलएस की वोटिंग वैल्यू अलग अलग होगी। अलग अलग क्षेत्र के, यूपी के सभी एमएलएस की वोटिंग वैल्यू कुछ होगी, राजस्थान के सभी एमएलएस की वोटिंग वैल्यू कुछ और होगी, केरल के सभी एमएलएस की वोटिंग वैल्यू कुछ और होगी। इस तरह से अलग अलग वोटिंग वैल्यू होगी। वोटिंग वैल्यू मुझे उम्मीद है एमएलएस की समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर आ गई है। चलिए तो देखते हैं एमपीज की कैसे क्या होती है। क्या एमपीज में भी ऐसा ही होता है? दोस्तों एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, सिमिलर होता है। हमने देश के हर एक क्षेत्र के एमएलए की कितनी वोटिंग वैल्यू है ये निकाल ली,
उस सबका करेंगे टोटल। उस पूरे टोटल को उस पूरे टोटल को डिवाइड कर देंगे हमारे पास कितने एमपीज हैं पार्लियामेंट में उससे। हमारे पास जितने एमपीज हैं उससे डिवाइड कर दिया हमने। टोटल नंबर ऑफ एमएलएस की टोटल वोटिंग पावर को नंबर ऑफ एमपी से डिवाइड कर दिया, हमको मिलेगा एक कोई नंबर, एक कोई फिगर, और ये जो फिगर होगा ये वोटिंग वैल्यू होगी एक एमपी की। एक एमपी की वोटिंग वैल्यू समझ में आ गई, एक एमएलए की वोटिंग वैल्यू समझ में आ गई। और एक चीज सर हमको यहाँ पर से और समझ में आ रही है, दिखाई पड़ रही है, वो ये है कि एमएलएस की वोटिंग वैल्यू अलग अलग हो सकती है, अलग अलग क्षेत्रों के एमएलएस की वोटिंग वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन सभी एमपीज की वोटिंग वैल्यू सेम होगी। दोस्तों वोटिंग वैल्यू सेम होना और वन होना दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। सभी एमपीज की वोटिंग वैल्यू कुछ होगी, कुछ फिगर होगा उसका, लेकिन वो सभी एमपीज के लिए सेम होगा। जितने भी एमपीज है सबकी सेम वोटिंग वैल्यू होगी। ठीक है सर, समझ गया। अच्छा, ये जो पॉपुलेशन की बात करिए सर, ये हर साल जो जनगणना होती है, हर 10 साल पर जो जनगणना होती है, उस जनगणना के हिसाब से क्या दोस्तों, उस जनगणना के हिसाब से, उस सेंसस के हिसाब से नहीं है, ये पॉपुलेशन है 1971 के सेंसस के हिसाब से। 1971 में जो जनगणना हुई थी उस समय जिस क्षेत्र की जो भी पॉपुलेशन थी, उसी पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाएगा इस पूरी कैलकुलेशन में। तो इसके साथ मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या वोटिंग वैल्यू है, क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसलिए क्या आ गया, क्योंकि जिस क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, जिस स्टेट या जिस यूनियन टेरिटरी में जितने भी पॉपुलेशन है, उसके रेशियो में ही, उसके प्रोपोर्शन में ही हमको हर एक एमएलए की वोटिंग वैल्यू मिल गई। साथ में हमने निकाल ली एमपीज की वोटिंग वैल्यू, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा सर, ये तो बात कर ली, लेकिन अब सिलेक्ट कैसे करेंगे ये बता दीजिए। आइए देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये 3 कैंडिडेट्स हैं, ए बी और सी। हमारे पास ये 3 कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ सर, सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होता है, ये भी हमने आपको बता दिया है। मतलब एक बॉक्स होगा, एक बैलेट पेपर होगा, इस बैलेट पेपर पे सभी कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे। हाँ सर, होगा तो ऐसे ही ए बी और सी। अब होगा क्या, जो भी एमपीज और एमएलएज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एमपी या एमएलए चाहता है कि ए को बनाया जाए प्रेसिडेंट, तो वो ए को दे देगा फर्स्ट प्रेफरेंस। यहाँ पर हमारी तरह नहीं होगा कि नॉर्मल हम जिसको बनाना चाहते हैं उसको टिक करके डाल दिया बॉक्स में, ऐसा नहीं होगा। जिसको भी हम बनाना चाहते हैं उसको प्रेफरेंस देंगे 1। इन केस अगर ये नहीं बन पाता है तो हमारी प्रेफरेंस है, चलिए अगर ये नहीं बन पा रहा है तो बी ही सही है, बी को बना देते हैं, तो बी को दे देंगे प्रेफरेंस 2। अगर बी भी नहीं बन पा रहा है तो इन एनी केस किसी को तो बनना है, तो सी को दे देंगे प्रेफरेंस 3। तो अपनी चॉइस के हिसाब से सभी को हम प्रेफरेंस दे देते हैं और उसके बाद इस बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सर। जितने एमपीज एमएलएस हैं सब लोग अपनी अपनी प्रेफरेंस इस तरह से बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद बारी आती है काउंटिंग की। काउंटिंग जब होगी तो हम सभी के वोट्स को सेग्रीगेट करेंगे। ए के वोट्स को साथ में रखा, ए के वोट्स को साथ में रखा मतलब ए को जितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था उन सबको साथ में रखा, बी को जितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था उन सबको साथ में रखा, सी को जितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था उन सबको साथ में रखा। ठीक है दोस्तों, जब साथ में रखा तो हमने पाया कि ए के पास तो थे, ए के पास तो थे कितने, मान लेते कुछ नंबर एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए ए के पास थे 45% वोट्स, बी के पास हो गया, बी के पास हो गया मान लिया 35% वोट्स, सी के पास कितने बचे 45 प्लस 35 कितना हो गया, तो 80, सी के पास बचे 20% वोट्स। ठीक है, एक बार फिर से कैलकुलेट कर ले, ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन गलत हो जाए। 5 प्लस 5 10 हो गया और ये 4 प्लस 3 80। ठीक है, ए बी सी ये जो वोट्स मिले दोस्तों, साफ दिखाई पड़ रहा है कि ए होगा हमारा विनर कैंडिडेट। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई वो ये थी कि जिसको भी प्रेसिडेंट बनना है उसके पास कम से कम 50% वोटिंग वैल्यू होनी चाहिए। जितने भी वोटिंग वैल्यू आई है हमारे पास, सभी ने वोट्स डाले, सबकी अलग अलग वोटिंग वैल्यू थी, तो जितनी भी टोटल वोटिंग वैल्यू आई है उसका 50% होना चाहिए हमारे विनर कैंडिडेट के पास। अगर 50% नहीं है तो कोई भी विनर नहीं होगा। अच्छा सर, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में हम देखेंगे सबसे कम किसको मिला है। सबसे कम मिला था ये भाई साहब को। हमने क्या किया, ये सबसे कम पाया तो ये तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं होता, ये तो हार गए पहले ही। अब इनके जितने भी बैलेट पेपर्स थे इनको निकाला जाएगा। इनके बैलेट पेपर मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने मतलब वोट दिया था क्या दोस्तों, इनको कितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था वो बैलेट पेपर्स निकाले जाएंगे। वो बैलेट पेपर्स निकाले जाएंगे और इन बैलेट पेपर्स में चेक किया जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस किसको मिली है। अगर सेकंड प्रेफरेंस ए को मिली है तो ये बैलेट पेपर चला जाएगा ए के साथ, अगर बी को मिली है तो ये चला जाएगा बी के साथ, अगर किसी को नहीं मिली है तो उसको हम अलग रख देंगे, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर इन केस ऑफ 50% किसी को नहीं आते हैं तो फिर सबसे कम वाले को किनारे कर देंगे और
इनके जितने भी बैलेट पेपर्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और सी के बीच में। इसके बाद जब हुआ तो हमको पता चला ए के पास आ गए थे 60% वोट्स और बी के पास आए थे 40% वोट्स। दोस्तों क्योंकि ए के पास 60% वोट हैं, 50% से ज़्यादा है, मतलब ए हो जाएगा विनर। तो ये तो हो गई प्रक्रिया, समझ गया। अच्छा, इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्यों कहा गया ये भी समझ लेते हैं एक बार। हमने देखा कि हमने एक बैलेट पेपर पे वोट दिया था, मतलब सभी एमपीज और एमएलएस ने वोट एक बार दिया है, खाली एक से ज़्यादा बार किसी ने वोट नहीं दिया है। वोट सभी ने एक बार दिया है। और जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसको बनाना है हमारा प्रेसिडेंट, तो हमने क्या किया, सबसे कम वोट पाने वाले के जो वोट्स थे उनको ए और बी के साथ में ट्रांसफर कर दिया। एक सिंगल वोट को अलग अलग लोगों में ट्रांसफर भी किया जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मुझे उम्मीद है ये वोटिंग सिस्टम सभी को समझ में आ गया होगा। तो और इसी के साथ हम करेंगे अपने क्लास का दी एंड। दोस्तों मिलते हैं किसी और सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।